और कैसे आप सब। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने टॉपिक शुरू किया था और अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का पहला मॉडल डिस्कस कर लिया था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो पहला मॉडल हमने डिस्कस किया था उसका नाम था अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। और आज की क्लास में हमें आगे के मॉडल्स पढ़ने हैं जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ही बिलोंग करते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगला जो हम मॉडल डिस्कस कर रहे हैं नाम है उसका डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। और ये एक ऐसा मॉडल है जिस पर नियरली एग्जाम में हर अटेम्प्ट में एक ना एक एमसीक्यू तो आता ही है। और जैसे कि आप नाम देख पा रहे हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, मतलब इस मॉडल को जब हम अभी डिस्कस करेंगे तो हमें दिखेगा कि यहां पर जो बेसिस है ना के कंप्यूट करने का वो है डिविडेंड। जैसे अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच में बेसिस क्या था, अर्निंग्स था, यहां पर बेसिस क्या है, डिविडेंड। और साथ में ग्रोथ भी हमको कंसिडर करनी है। अब ऑफ कोर्स मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगा, मैं पहले आपको एक एग्जांपल की मदद से इस पर्टिकुलर मॉडल को समझाने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान से प्लीज मेरे इस एग्जांपल को सुनिएगा। देखिए, क्योंकि हमें यहां पर केई को सीखना है और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उसको तो रिटर्न मिलेगा, लेकिन वही बात कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो वही रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को मीट करना कंपनी के लिए कॉस्ट है। जैसे डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिल रहा था लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी के बारे में बात करें तो वो उसके लिए कॉस्ट होता था। तो हम भी ना इस मॉडल को भी समझने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर के पक्ष से सोचेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। और ऑफ कोर्स अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेंगे तो जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन होगी रिटर्न को लेकर वही कंपनी के लिए कॉस्ट होगा। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, डीमैट अकाउंट आपने खुलवा रखा है और किसी कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं और जैसे ही आप किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं तो आप कहलाते हैं उस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर। और जैसे ही आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं तो आपकी फिर ना उस कंपनी से दो तरह की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो जो है आ जाती है। एक एक्सपेक्टेशंस आपकी होती है कि आप उस कंपनी से लगातार डिविडेंड पाते रहें, मतलब आपको लगातार डिविडेंड मिलता रहे, ये आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है। और दूसरा, आप ये भी चाहते हैं कि जो शेयर आपने खरीदा है उसकी वैल्यू में लगातार इंक्रीज आता जाए, मतलब आप चाहते हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन आपको दिखे, कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिले, मतलब आप कैपिटल गेन चाहते हैं। ठीक ऐसे ही प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करने से होता है। भाई अगर मान लीजिए कोई इंसान प्रॉपर्टी में या रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी वहां पर दो तरह के रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी खरीदी है, पहला आप चाहते हैं कि लगातार रेंट मिलता जाए और दूसरा आप चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाए। ठीक ऐसे ही दो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर की भी होती है जब वो किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है। अब मान लीजिए आज आप सोच रहे हैं कि किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें और आपने एक शेयर शॉर्टलिस्ट किया जिसका आज प्राइस जो चल रहा है मार्केट में वो चल रहा है 100 रुपए। मैंने आपको अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच करते वक्त बताया था कि जब हम बोलते हैं आज का वक्त तो वो रिप्रेजेंट होता है टाइम 0 से, जब हम बोलते हैं एक साल बाद का वक्त तो वो रिप्रेजेंट होता है टाइम 1 से, ठीक ऐसे ही 2 साल बाद का वक्त टाइम 2 से। तो क्योंकि ये आज का प्राइस है, आज अगर हम इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये शेयर आज कितने का मिल रहा है, 100 रुपए का, इसलिए हम इसको बोलेंगे P0, जैसे हमने अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच में भी देखा था। और क्योंकि हम यहां पर कॉस्ट निकालना चाहते हैं एनुअल, तो इसलिए हम एक साल बाद की ही बात करेंगे जब रिटर्न की बात करेंगे। भाई इक्विटी शेयर होल्डर को हम मान के चलेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट करने के एक साल बाद रिटर्न मिलेगा क्योंकि हमें कॉस्ट यहां पर एनुअल निकालनी है। अब जैसे ही ये 100 रुपए का शेयर खरीदा, मान लो एक साल बीत गया और कंपनी से इन्वेस्टर को डिविडेंड के नाम का एक चेक मिला और क्योंकि ये एक साल बाद मिला इसलिए इसको बोलेंगे दिस इज D1। मान लो ये चेक हमें डिविडेंड के नाम का मिला 5 रुपए का। अब वैसे कोई चेक वेक आता नहीं है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए बस बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो हमारा D1 कितना हुआ, 5 रुपए का। और जब हमने एट द एंड ऑफ द ईयर ये देखा कि हमारे इस शेयर का दाम मार्केट में कितने रुपए चल रहा है तो हमने ये पाया कि P1, क्योंकि एक साल बाद की बात हो रही है, हम आज यहां पे खड़े हैं, एक साल बाद की बात करेंगे तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साल बाद के प्राइस को क्या बोलेंगे, P1। और P1 हमने चेक किया तो हमको दिखा कि ये जो कंपनी जो हमने शेयर खरीदा था ये 110 रुपए का हो चुका है। अब आप जरा ध्यान से सोचें,
आपने इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का किया? 100 रुपए का किया। आपने इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का किया और कंपनी से आपको 1 साल बाद जो मिले वो क्या मिला? एक तो 5 रुपए का डिविडेंड के नाम का चेक मिला और आपके शेयर का जो शेयर का दाम भी है वो भी 110 रुपए हो गया। अब मान लो आप ये शेयर मार्केट में बेच देते हो तो 110 रुपए का क्या कैश आपके पास ये शेयर बेच के आ जाएगा और 5 रुपए आपको डिविडेंड के नाम के भी कंपनी दे दिए हैं, तो टोटल आपकी वर्थ 115 रुपए हो चुकी है। 100 रुपए लगाए थे, 115 रुपए हो चुके हैं, इसका मतलब आपका रिटर्न कितना हुआ? 15%। ये आपका जो रिटर्न है कंपनी के लिए यही क्या है? यही कॉस्ट है। बस यही 15% को ना हमें अब एक फॉर्मूला की मदद से कंप्यूट करना है तो कॉमन सेंस ही। भाई 100 रुपए की चीज 110 रुपए की हो गई, 10% का गेन यहां पर हो गया और 5 रुपए का हमें एक डिविडेंड भी मिल गया तो 5% का गेन यहां पर भी हो गया, तो टोटल गेन हमारा 15% का हुआ। बस यही हमें फॉर्मूला की शक्ल में बताना है कि फॉर्मूला अगर इसको शक्ल दे दे तो क्या होगा। अब आप जरा ध्यान से सोचें। अब ना अगर हम दो टुकड़ों में बांट लें अपने रिटर्न को कि डिविडेंड का रिटर्न कितना है और कैपिटल गेन का रिटर्न कितना है, तो आपको कुछ इस तरीके से समझ में आएंगी बातें। हमने 100 रुपए लगाए और डिविडेंड के नाम के हमको 5 रुपए मिले, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जब हम बात करते हैं डिविडेंड के रिटर्न की, जब हम बात करते हैं डिविडेंड के रिटर्न की, तो सिर्फ डिविडेंड का रिटर्न अगर मैं परसेंटेज में देखना चाहूं तो आप क्या बोलेंगे? सर ये तो 5% मिला है, ठीक। और ठीक ऐसे ही हमारा शेयर का दाम पहले 100 रुपए था और साल के आखिर में यही दाम 110 रुपए हो गया। तो जो कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो हमें जो रिटर्न मिला है वो 10% का मिला है। भाई 100 रुपए की चीज 110 रुपए हो गई तो कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मिला है? 10% मिला है। और टोटल रिटर्न हमारा जो हो गया, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो रिटर्न कितना हो गया? 15% हो गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला बेसिकली इन दो चीजों को अलग अलग स्प्लिट करके ही बताता है। हमारा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या है? हमारा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला है कि के निकालने का एक तरीका है D1 अपॉन पी नॉट लीजिए। जब हम बोलते हैं D1 मतलब हम जब शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो तो आज ही करेंगे। आज हमने 100 रुपए लगा लिए और हमें 1 साल बाद डिविडेंड के नाम के कितने मिल रहे हैं? 5 रुपए मिल रहे हैं, तो D1 अपॉन पी नॉट। ये जो हो गया ये डिविडेंड का परसेंटेज रिटर्न हो गया। और साथ में हमें कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कितना मिल रहा है? यहां पर 10% का मिल रहा है। ये जो कैपिटल गेन है ना, इसको हम ज्यादातर क्वेश्चंस में देखेंगे ग्रोथ रेट के नाम से। मतलब हमें ज्यादातर क्वेश्चंस में कैपिटल गेन ना बोल के वो क्या बताएगा? ग्रोथ रेट, कि हमारा शेयर जो है कितने से ग्रो किया। तो 10% का ग्रोथ रेट वो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में देगा। मतलब कैपिटल गेन परसेंटेज में हमें ज्यादातर निकालना नहीं होगा, वो हमें मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन में गिवन हो रहेगा, हमेशा दिया हुआ होगा। तो ग्रोथ रेट निकालने में तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। मतलब ये कहने का कि हमें D1 अपॉन पी नॉट लेना है और साथ में क्या जोड़ देना है? G जोड़ देना है। और G इज व्हाट? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को हम अल्फाबेट G से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमारे इस लिए हुए एग्जाम्पल में ये ग्रोथ रेट कितना है? ये ग्रोथ रेट 10% है। अब ध्यान रखना है क्या कि हम 10% ना लिख के हम यहां लिखेंगे 0.10। 10% को 10 अपॉन 100 करेंगे तो कितना आएगा? 0.10। और 0.10 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला इनबिल्ट है ना वो डेसिमल में ही आता है, उसमें 100 से मल्टीप्लाइड नहीं है। हमें फाइनल फिगर को बाद में खुद से 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि जब D1 अपॉन P0 करोगे तो ये क्या आ रहा है? 5% थोड़ी आ रहा है, 0.05 आ रहा है। तो ये वाला भी इसलिए हमें ऐसे ही डेसिमल में लेना पड़ेगा 0.10। और हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0.15। 0.15 को हमें बाद में लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा तो वो आ जाएगा 15%। अब आप जरा केई का यहां पर फॉर्मूला देखिए। हमने कहा केई का जो फॉर्मूला है वो क्या है? केई का फॉर्मूला है D1 अपॉन पी नॉट प्लस जी। D1 अपॉन पी नॉट प्लस जी। हमारा जो भी लिया हुआ एग्जाम्पल था, हमें डिविडेंड मिला था 5 रुपए का, हमने लगाए थे 100 रुपए और हमारे शेयर में ग्रोथ रेट कितनी थी? 10% की। मैंने कहा 10% को 0.1 लिखो। क्यों 0.1 लिखो? क्योंकि ये भी 0.05 ही आने वाला है और 0.1 दोनों को जब जोड़ दो तो उसके बाद जो आ जाए 0.15 उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए।
क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है ना, इस फॉर्मूला में कहीं पे भी 100 से मल्टीप्लाई करने का स्कोप नहीं है। फॉर्मूला डिजाइन ऐसा किया है कि 100 से मल्टीप्लाइड नहीं है, लास्ट में हमें करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले तो ये समझें कि इस फॉर्मूला में दो चीजों का इंपैक्ट है। पहला इंपैक्ट जो है वो डिविडेंड यील्ड को लेकर है। आपको मैंने रेशियोज पढ़ाया है, रेशियोज पूरा पूरा यूट्यूब पे डला भी हुआ है, उसका रिविजनरी लेक्चर भी डला हुआ है, अगर किसी को वो देखना है तो। वहां पर हमने मार्केट टेस्ट रेशियोज में एक रेशियो पढ़ी थी, डिविडेंड यील्ड रेशियो, याद है आपको? डिविडेंड यील्ड रेशियो, और वहां पर फॉर्मूला हमने लिखा था डीपीएस अपॉन एमपीएस। ये डिविडेंड यील्ड रेशियो ही तो है। D1 अपॉन P0 डिविडेंड अपॉन प्राइस इज व्हाट? डिविडेंड यील्ड रेशियो। कि मैं जब इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे डिविडेंड के नाम का कितना परसेंट मिलता है, और ये जो है ये कैपिटल गेन है। दोनों को जोड़ देंगे तो एक शेयर होल्डर का टोटल रिटर्न आ जाएगा, और यही कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेंगे तो कंपनी के लिए वही कॉस्ट है। अब इन्हीं बातों को ना मुझे आपको समझाना है विद द हेल्प ऑफ फर्दर एग्जांपल्स, और फिर हम जो है कुछ एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा, और उसके बाद फिर हम अपने एग्जाम के एमसीक्यूज भी इस मॉडल पर देख लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे तो हमें जो डिविडेंड दे रखा है वो दे रखा है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। जब ये वर्ड्स बोलता है ना नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड फ्यूचर की बात करता है, तो इसका मतलब ये आने वाले एक साल बाद की ही बात कर रहा है, मतलब ये D1 है। अब बात हमेशा ध्यान रखेगा कि हम जिस डेट पर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो टाइम करंट टाइम है, और जब हमें डिविडेंड मिलेगा वो उसके एक साल बाद का टाइम है। तो प्राइस हमेशा 0 टाइम पर होगा और डिविडेंड हमेशा 1, मतलब एक साल बाद का होगा। एक साल बाद का डिविडेंड है कि नहीं है, ये वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको फीलिंग फ्यूचर की आए, जैसे यहां पर नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोला है, फ्यूचर की फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये D1 है। लेकिन अगर फीलिंग पास्ट की आए, ऐसे बोले कि क्वेश्चन में कि कंपनी हैड जस्ट पेड डिविडेंड, हैड वर्ड लगा दे, या वॉज, मतलब पास्ट टेंस में अगर बात करता है, तो उस केस में हमें समझना होगा कि वो D0 है। हमें लेकिन क्या चाहिए? हमें D1 चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो D1 ही गिवन है, और हमें फिर ये भी बताया है कि कंपनी जो है ग्रो करेगी 5% से। करंट मार्केट प्राइस दे रखा है, इसका मतलब हमें P0 दिया हुआ है, P0 ही हमको चाहिए होता है, और हमसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करने के लिए बोला है। तो हमारा जो KE का फॉर्मूला होता है, पहले तो ध्यान रखें, फॉर्मूला होता है D1 अपॉन P0 प्लस G, D1 अपॉन P0 प्लस G। फिर से एक बात रिपीट करूं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमें बताता है कि हमें डिविडेंड कितना मिलेगा परसेंटेज में, और ये वाला पोर्शन हमें क्या बताता है? ये कैपिटल गेन की बात करता है, और दोनों को जोड़ दें तो यही इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न है, और कंपनी को वही रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को क्योंकि पूरा करना है, तो कंपनी के लिए वही कॉस्ट है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि D1 जो हमारा है वो 10 रुपए है, प्राइस 200 रुपए का है, और ग्रोथ रेट, क्योंकि 10 अपॉन 200 जो है ना परसेंटेज में नहीं आएगा, ये डेसिमल में आएगा, इस करके हमें ग्रोथ रेट को भी परसेंटेज में नहीं डेसिमल में लिखना है। डेसिमल में हमारा फॉर्मूला ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा? 0.05। इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा, क्योंकि 10 अपॉन 200 करके भी सीधा परसेंटेज में थोड़ी आने वाला है। 10 अपॉन 200 अगर हम कर रहे हैं तो ये आ रहा है 0.05, ये भी 0.05 आ रहा है, और ग्रोथ रेट भी 0.05 है। दोनों को जोड़ देंगे तो 0.10 आ जाएगा, और जब ये फाइनल आंसर आ जाएगा उसके बाद हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हम बोलेंगे दैट इज 10%। अगर हमारा फॉर्मूला मान लो कुछ ऐसा होता, सामने देखिएगा प्लीज, अगर फॉर्मूला कुछ ऐसा होता D1 अपॉन P0 इंटू 100, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता मान लो अगर, प्लस G, तो उस केस में तो फिर ये वाली परसेंटेज, ये रिटर्न भी परसेंटेज में आ जाता सीधा, फिर हम इसको पूरा परसेंटेज में लिखते। अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला होता, मान लो ऐसा फॉर्मूला होता, तो हम क्या कहते? 10 अपॉन 200 इंटू 100, ये भी 5% होता, और इसको भी फिर हम 5%, मतलब 5 पूरा लिखते। लेकिन ऐसा फॉर्मूला है नहीं ना, हमारा फॉर्मूला सिंपली क्या है? D1 अपॉन P0, मतलब जो भी आंसर आएगा D1 अपॉन P0 का वो डेसिमल में आएगा, परसेंटेज में नहीं आएगा। इसलिए ग्रोथ रेट को भी हम परसेंटेज में ना लिख के पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर दोनों को जोड़ के फिर फाइनल आंसर को सीधा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10%, मतलब C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी।
तो मेरे ख्याल से अभी तो ये बेसिक ही एमसीक्यू था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। The ordinary share price of Mindtree Limited is currently रुपीज 150 रुपए। करंटली रुपीज 150 मतलब आज के प्राइस की बात कर रहा है। P0 हमारा कितना है, 150 रुपए का है। डिविडेंड्स आर पेड once a year and dividend for previous year, dividend for previous year, past की फीलिंग आ रही है, has just been paid, और नेट डिविडेंड फॉर द ईयर was पुराने साल की बात कर रहा है, कितने रुपए, 3 रुपए। मतलब पहले तो ये समझें कि यहां पर हमको D0 दे रखा है, कितने रुपए दे रखा है, D0, 3 रुपए का D0 दे रखा है। हमें D0 नहीं चाहिए होता, हमें क्या चाहिए होता है, D1 चाहिए होता है। अब अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच को याद करो, वहां पर अगर हमें आज की ईपीएस दे रखी होती थी तो हम उसे E0 बोलते थे और फिर E0 की मदद से E1 निकालते थे। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हमें आज की ईपीएस नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 साल के बाद कंपनी कितना ईपीएस देगी। ठीक ऐसे ही बात है, अगर कंपनी ने फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक अलग एग्जांपल लेके बात करूं, मान लो अभी कंपनी ने पिछले साल 10 रुपए का डिविडेंड बांटा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, D0। अब अगले साल क्या मैं भी 10 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्ट करूं कि ज्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट करूं? अगर कंपनी हर साल ग्रो कर रही है, इसका मतलब कंपनी का मार्केट प्राइस अगर ग्रो किया है तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कंपनी की अर्निंग्स भी तो ग्रो की होगी। बिना अर्निंग्स की ग्रोथ की थोड़ी मार्केट प्राइस में ग्रोथ आती है। इसका मतलब अगर कंपनी अर्निंग्स में भी ग्रो कर रही है तो मुझे डिविडेंड में भी तो ग्रोथ चाहिए। अगर मान लो कंपनी 10% से ग्रो कर रही है, पिछले साल कंपनी का डिविडेंड 10 रुपए का है, तो मुझे इस साल कितने का डिविडेंड चाहिए, कितने का डिविडेंड एक्सपेक्ट करूं, 11 रुपए का। अब ये 11 रुपए का डिविडेंड आपने कैसे निकाला, आपने 10 लिया मतलब D0 लिया और उसमें 10 का 10% निकाल दिया। ये 10 क्या है, D0 है, ये पहले हमने कर रखा अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच में। ये 10 क्या है, D0 है, और ये 10% क्या है, ग्रोथ रेट। तो मैं अगर यहां से D0 को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 1 + G। तो D1 निकालने का क्या तरीका हुआ, जो D0 है 10 रुपए, उसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 + G से। 1 + G क्या है, 10%, 10% को 10% लिख के क्या लिखेंगे, 0.1। तो 10 को अगर मैं 1.1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितने रुपए आ जाएगा, 11 रुपए आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही है। तो अब इस एग्जाम्पल पे आइए वापस। कंपनी ने अभी अभी जो डिविडेंड बांटा है वो 3 रुपए का बांटा है, पर मुझे अभी अभी वाला नहीं चाहिए, मेरे को तो 1 साल बाद मिलेगा ना, मेरे को वो वाला पता करना है, तो D1 चाहिए। अब ग्रोथ रेट कंपनी की यहां दे रखी है 15% की। अब इस ध्यान रखना, ग्रोथ रेट के 2 फायदे हैं, एक ये ग्रोथ रेट D1 निकालने के काम आएगी, और फिर यही ग्रोथ रेट केई का जो फॉर्मूला है D1/P0 + G, वहां G में भी लिखने के काम आएगी। फिलहाल D1 की बात अगर करें हम, तो हम D1 कैसे निकालेंगे, D0 × 1 + G। और अगर सीधे सीधे हम कॉमन सेंस लगाएं, क्योंकि हमारा तो एमसीक्यू है, हम सीधा कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं। 3 रुपए का 15% कितना होता है, 45 पैसे, 0.45। तो हमारा D1 कितना होगा, 3.45, नहीं। और अगर इसी को फॉर्मूला की मदद से निकालना हो, 3 × 1 + 15% का मतलब हो गया 0.15। तो 3 को मल्टीप्लाई करो 1.15 से, और ये आ जाना चाहिए 3.45 ही आएगा। एक बार चेक कर दो प्लीज। हाँ जी, वही आ रहा है 3.45। बस अब अपना फॉर्मूला में पुट कर दो। हमारा केई का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा केई का फॉर्मूला होता है D1/P0 + G। 3.45/P0 है 150, ग्रोथ रेट 0.15। ध्यान रखना ग्रोथ रेट 15 मत लिख देना, क्योंकि 3.45/150 करने पर भी डेसिमल में आएगा, सीधा परसेंटेज में नहीं आएगा। तो दिस इज 0.023 + 0.15। अगर मुझे इसका इंटरप्रिटेशन पूछना हो आपसे, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, आप कहोगे कि कंपनी ने शेयर होल्डर को 2.3% का डिविडेंड दिया है और 15% का कैपिटल गेन दिया है। नहीं, 2.3, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे, 0.023 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 2.3%। 2.3% का डिविडेंड दिया है और 15% का कैपिटल गेन दिया है। फिलहाल हमारा जो ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.173। एक बार कैलकुलेटर पे करना, इसको एग्जाम में गलती हो जाएगी ऐसे। हाँ जी, 0.173, और 0.173 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 17.3%।
दिस इज द आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो एक बार। अगला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में आया था, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। आइए जरा एक बार देख लेते हैं। A company has issued 10,000 equity shares of rupees 100 each. Its current market price is rupees 98 per share. Current market price मतलब this is what P0, P0 कितना है 98। फिर वर्ड्स पर फोकस करें, करंट डिविडेंड की बात कर रहा है, मतलब आज की बात कर रहा है, तो आज की बात कर रहा है, तो दिस इज D0, D0 मतलब हमारा हो गया 4.5। The dividends are expected to grow at the rate of rupees at the rate of 10%, मतलब हमारा ग्रोथ रेट दे रखा है हमको कितना 10% का, और यही ग्रोथ रेट हमारा D1 निकालने के काम भी आ जाएगा। D1 कैसे निकलता है, D0 को मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस जी से, और आपको यहाँ पर D0 दे रखा है ₹4.5 का, इसमें 10% की ग्रोथ होने वाली है, तो 1 प्लस 0.1, तो 4.5 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाता है 4.95। क्या आ गया 4.95। अब अपना के का फॉर्मूला लगा लीजिए, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ये। हमारा D1 कितना है 4.95, P0 कितना है 98, और ग्रोथ रेट फिर से बार बार बोल रहा हूं आपको 10 नहीं, यहां पे कितना लिखना है 0.10, तो 4.95 को डिवाइड कर देंगे 98 से, और ये आ जाएगा 0.0505 प्लस 0.10, और 0.0505 प्लस 0.1 अगर जोड़ देते हैं 0.1505 आ जाएगा, और इसको बाद में 100 से मल्टीप्लाई करने पर 15.05% आ जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लो आप। जो बच्चे ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप वीडियो को लाइक तो जरूर कर ही देते होंगे, बार बार बोलता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप कर ही देते होंगे लाइक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो जून 2021 में आया, और आप देख पा रहे हैं कि नियरली हर अटेम्प्ट में इस मॉडल से एक क्वेश्चन आता ही है। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। PQR लिमिटेड हैज एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। आगे पढ़ूं उससे पहले तो आप ये समझे कि यहां पर इस बार डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं, अर्निंग्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। और एक्सपेक्टेड वर्ड से आपको फ्यूचर की फीलिंग आ रही है कि पास्ट की फीलिंग आ रही है, फ्यूचर की फीलिंग आ रही है, इसका मतलब ये अर्निंग्स जो है वो फ्यूचर की है। अगर ये अर्निंग्स है और अर्निंग्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप याद करो ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये आप E0 कहेंगे कि E1 कहेंगे? सर ये E1 है, और E1 कितने रुपए का है, E1 40 रुपए का है। उसके बाद हमें यहां पर ग्रोथ रेट दे रखी है 9% की, तो हमारा जी भी हमें पता लग गया, जी हमें कितना दे रखा है 9%। कंपनी फॉलोज, क्योंकि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगवाना चाहता है इसलिए उसने हमें पे आउट रेशियो भी दे दिया। पे आउट रेशियो कितना दे दिया 60% का। इसका मतलब 40 रुपए अगर हम एक शेयर पे कमाते हैं और 60% बांट देते हैं, तो 40 रुपए का 60% होता है 24 रुपए। अब जो ये 24 रुपए आएगा, ये जो 24 रुपए आएगा, 40 को 60% से मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताइए ये 24 रुपए जो है, इसको डिविडेंड तो बोलोगे तो मानता हूं मैं, इसको D1 मानोगे कि इसको D0 मानोगे? सर क्योंकि अर्निंग्स भी एक्सपेक्टेड है, तो उससे अगर हम पे आउट रेशियो मल्टीप्लाई करके डिविडेंड निकालेंगे तो डिविडेंड भी तो एक्सपेक्टेड ही आएगा। अगर ये E0 होती तो E0 का 60% करके D0 आता, पर क्योंकि ये E1 है तो 60% से मल्टीप्लाई करके D1 ही आएगा, इस बात को ध्यान रखें। मतलब इस बार D1 निकालने की जरूरत नहीं है, D1 हमें सीधा मिल गया। और अब हम के के फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। के का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन P0 प्लस जी,
मार्केट प्राइस इस क्वेश्चन में दे रखा है 500 रुपए का, तो 24/500 प्लस ग्रोथ रेट 9% ना लिखे 0.09 लिखेंगे, है ना। चलिए 24/500 बताइए कितना होता है। 0.048 प्लस 0.09, ये आ रहा है 0.138, दैट इज 13.8%। सी। जून 2021 में एक और क्वेश्चन आया, सेम मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से एक और क्वेश्चन। आइए जरा पढ़ लेते हैं। कंपनी हैज इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, करंट मार्केट प्राइस 90 रुपए का दे रखा है, करंट डिविडेंड बताए हुए हैं 8 रुपए पर शेयर। इस बार करंट डिविडेंड की बात हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, D0 है, और D0 कितने रुपए का है, 8 रुपए का। ग्रोथ रेट हमको दे रखी है 10% की, इसका मतलब D1 हमें दिख रहा है साफ साफ, 8 का 10% 80 पैसे होता है, 8.8 हो जाएगा। पर ये अगर हमें फॉर्मूला में पुट करना हो तो D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी, और 8 रुपए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 0.1 से, तो ये हो जाएगा हमारा 8.8। ठीक, और अब आप क्या ही निकाल लीजिए। एक ही मॉडल से जून 2021 में दो क्वेश्चन आ गए। ऐसा अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच में भी हुआ था, है ना। D1 हमारा है 8.8 और मार्केट प्राइस हमें दे रखा है शेयर का 90 रुपए का, और ग्रोथ रेट है 0.1, तो 8.8 डिवाइडेड बाय 90 रुपए होता है 0.0978। अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो 0.0978, क्योंकि बड़े सारे 777 है, प्लस 0.10, ये हो गया 0.1978, दैट इज 19.78%। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 19.78%, और सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अपना अगला क्वेश्चन करवाने से पहले मुझे एक छोटी सी बात आपके साथ डिस्कस करनी है, ध्यान से प्लीज सुनिएगा। देखिए, हमने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में जो केई का फॉर्मूला देखा वो देखा D1/P0 प्लस जी, ठीक है। अभी हमने जितने क्वेश्चंस देखे तो हमें D1, P0 और G, ये तीन चीजें या तो दे रखी थी या निकालने का जरिया दे रखा था, और इन तीन चीजों की मदद से हम निकाल लेते थे केई। मतलब अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला में चार चीजें हैं, D1 है, P0 है, G है, और चौथी चीज केई है। कोई भी तीन चीजें पता हो, चौथी चीज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हमसे केई मांगे, वो हो सकता है हमसे P0 मांग ले और केई D1 और G दे दे, वो हो सकता है हमसे D1 मांग ले, वो हो सकता है हमसे ग्रोथ रेट मांग ले। मतलब ये बात की पॉसिबिलिटी है कि वो हमसे केई छोड़ के कुछ और चीजें मांग ले, और जो भी मांगे बाकी की तीन चीजें या तो वो दे देगा या निकालने का जरिया दे देगा। अब इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे जहां पर एग्जाम में एमसीक्यू आए हुए हैं और हमसे केई नहीं, हमें केई D1 और G दे रखा है, P0 मांगा हुआ है, ठीक है। अब आगे की बात और बोले, केई के ना कुछ नाम होते हैं, और जैसे कि एक बड़ा ऑब्वियस नाम है कि ये कंपनी के लिए कॉस्ट है लेकिन शेयर होल्डर के लिए रिटर्न है, तो वो आपसे ये भी बोलेगा कि रिटर्न एक्सपेक्टेड, रिटर्न बोलेगा, रिटर्न एक्सपेक्टेड, तो बेसिकली वो केई ही बता रहा है आपको। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कुछ नाम हैं, क्या क्या नाम है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कभी कभी कैपिटलाइजेशन रेट बोलेगा, और कभी कभी डिस्काउंट रेट बोलेगा। अब जो ये दो नाम है ना, कैपिटलाइजेशन रेट और डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट का तो मतलब आपको तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम कैपिटल बजटिंग नाम का टॉपिक जब करेंगे। ऐसे ही कैपिटलाइजेशन रेट भी आगे जाके कुछ चैप्टर्स में यूज होगी है टर्म। फिलहाल के लिए आप अभी दिमाग में रखिए कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ये तीन नाम और भी हैं, वो तीनों में से कोई भी नाम अगर लिखता है तो आप उसको क्या मानेंगे, आप उसको केई मानेंगे। आज मैं आपको लिखने का वक्त दे दूंगा। आज हमने शुरुआत कहां से करी है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से।
डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में इतना कुछ ये लिखना है। ये सब बातें मैं क्लास के आखिर में आपको टाइम दे दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, आप पॉज करके नोट कर सकें, ठीक है ना। ये सब लिखने वाला जो काम है वो क्लास के आखिर में मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक। फिलहाल के लिए आप क्या समझेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के 3 नाम और भी हैं। कौन कौन से? पहला रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दूसरा कैपिटलाइजेशन रेट, और तीसरा कौन सा है, डिस्काउंट रेट। आइए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं दिसंबर 2020 में आया था, और यहां देखिए आपसे करंट मार्केट प्राइस मांगा है। 30 नंबर अभी हमने नहीं किया है, 30 से पहले 31 कर रहे हैं, ठीक है ना। करंट मार्केट प्राइस मांगा है उसने हमसे। अच्छा, आप क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखता है। कह रहा है इन्वेस्टर इज होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ PQR लिमिटेड, करंट रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज ₹10 पर शेयर। वर्ड्स पे फोकस करें, करंट और डिविडेंड पर शेयर है, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, D0 की बात कर रहा है। ये 10 रुपए का D0 है। ग्रोथ रेट हमको दे रखी है 10% की, 10% की ग्रोथ रेट है। और उसके बाद हमें बोलता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। चलो पहले ये बताओ, D0 और ग्रोथ रेट की मदद से क्या आप D1 निकाल सकते हो? हाँ सर, वैसे भी दिख रहा है हमें 10% से अगर ग्रो करेगा तो D0 10 रुपए का है, तो D1 11 रुपए का होगा। और फॉर्मूला में पुट कर दे तो D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.10, तो ये हमारा हो गया 11 रुपए, है ना। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, केई के 3 नाम लिखवाए, डिस्काउंट रेट, कैपिटलाइजेशन रेट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारा केई दे रखा है। केई कितना दे रखा है? केई 20% दे रखा है। पर ध्यान रखें, हम जब केई का फॉर्मूला लगाते हैं तो सीधा आंसर परसेंटेज में नहीं आता है, 100 से डिवाइड किया हुआ होता है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए 20% ना लिख के इसको हम यहां पर क्या मानेंगे, 0.20 मानेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज, ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, अब पहले मुझे ये इंफॉर्मेशन सारी दे रखी है। अब आप मुझे पहले तो केई का फॉर्मूला बताइए। सर, केई का फॉर्मूला होता है D1/P0 प्लस G। इस बार निकालना क्या है यहां पर, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस का मतलब P0 निकालना है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम अभी इसे केई के रिस्पेक्ट में इस फॉर्मूला को देख रहे हैं, हमें इसी फॉर्मूला को अब P0 के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है। हमें इस फॉर्मूला को किसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है, P0 के रिस्पेक्ट में। तो आप कैसे करेंगे, इस G को इधर ले आइए, केई माइनस G, D1/P0, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, अब P0 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, P0 इज इक्वल्स टू D1 KE माइनस G, ऐसे कुछ होगा। व्हाट इज D1? 11 रुपए। व्हाट इज KE? ध्यान रखना 20 मत लिख देना, 0.2। व्हाट इज G? और ग्रोथ रेट को भी आपको 10% नहीं लिखना, ग्रोथ रेट को भी क्या लिखना है, 0.10, ठीक है। तो -0.10, तो हमारा हो जाएगा 11/0.2 माइनस 0.1 आएगा। और जरा बताइए कैलकुलेट करके कितना आता है। प्लीज इस बात को ध्यान रखें, इस फॉर्मूला में कुछ भी एब्सोल्यूट परसेंटेज में नहीं लिखना, उसको पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। 10% को 0.1, 20% को 0.2। 110 रुपए, 110 रुपए हमारे ऑप्शंस में है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 30। दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन आया। आइए पढ़ते हैं। इफ अ फर्म डिक्लेयर्ड 25% डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10, इतनी लाइन पढ़ के क्या समझ में आता है? ये जो डिविडेंड निकलेगा 10 रुपए का 25%, इसको D0 बोलोगे कि इसको D1 बोलोगे? सोच के बताओ, सोचो इसे, क्या बोलोगे इसको? 2.5 रुपए का डिविडेंड आता है, 10 का 25% 2.5 रुपए होता है। ये D0 है कि D1 है? सर, वर्ड्स अगर हम फोकस करें, वर्ड लिखा है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड मतलब हो चुका डिक्लेयर, ऐसा नहीं लिखा कि एक्सपेक्टेड है ये डिक्लेरेशन, टू बी डिक्लेयर्ड, ये वर्ड नहीं लिख के कह रहा डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर कर दिया, मतलब ये बात जो हो रही है करंट टाइम की बात हो रही है। इसलिए ये जो निकल के आएगा ये D0 निकल के आएगा। ये क्या निकल के आएगा? D0 निकल के आएगा। और D0 अगर आएगा, ग्रोथ रेट हमको दे रखा है 5% का, इसकी मदद से हम निकाल लेंगे D1।
और D1 हमारा हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.05। 5% को क्या लिखेंगे 0.05 इंटू 1.05, ये होता है 2.625। 2.625। फिर हमें दे रखा है रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, जो कि किसका दूसरा नाम है, केई का ही दूसरा नाम है। कितना दे रखा है 12%। हमें 12% नहीं लिखना है, हमें इसे क्या मानना है, ये है 0.12। ऐसे ही ग्रोथ रेट को भी क्या मानना है 0.05। ग्रोथ रेट को भी क्या मानना है 0.05। अब आप अपना केई का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता भाई, D1 अपॉन P0 प्लस जी। क्योंकि इसने हमसे एक्सपेक्टेड प्राइस मांगा है, प्राइस निकालना है, तो हम के माइनस जी इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0। P0 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, D1 अपॉन के माइनस जी। व्हाट इज D1 2.625। व्हाट इज के 0.12। व्हाट इज ग्रोथ रेट 5% है 0.05। आप में से वो बच्चे जिन्होंने पहले कहीं शायद कोई क्लासेस नहीं ली हैं, आपको कहीं ये ना लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, बट मैं क्या करूं, बैच भी तो फास्ट ट्रैक है ना, एक तरह से रिवीजन ही है। रेगुलर बैच में हम थोड़ा सा और डेप्थ में और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए, लिखते लिखाते हुए ऐसे चलते हैं। बट अभी भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इवन जिन बच्चों ने कहीं क्लासेस नहीं भी ली हैं, समझ में तो एटलीस्ट आपको आ ही रहा होगा। आपको जैसा भी लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे खुशी होती है अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। 37.5 हमारा करेक्ट आंसर है। 37.5 का मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन मैं करवाऊं उससे पहले अब छोटी सी एक फंडामेंटल सी बात आप सुनेगा। देखो ये ना शेयर हमने प्राइस जो निकाल दिया 37.5 निकाल दिया, ठीक है। इससे जो पहले क्वेश्चन किया था 31, उसमें शेयर प्राइस कितना निकाला था 110 रुपए, ऐसा ही कुछ था। अब आप पहले तो ये समझें, ये प्राइस जो हमने निकाला है एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, दिस प्राइस शुड प्रिवेल इन दिस स्टॉक मार्केट। ये प्राइस आइडियली होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये प्राइस स्टॉक मार्केट में प्रिवेल कर रहा हो सकता है कि जब मैं ये कंपनी का शेयर प्राइस स्टॉक मार्केट में देखूं तो मुझे 110 से ज्यादा या 110 से कम पे दिखे। मान लो ये शेयर में देखता हूं स्टॉक मार्केट में तो मुझे 100 रुपए का ट्रेड होते हुए दिख रहा है, तो जानते हो फिर मैं क्या बोलूंगा, अगर ये शेयर मुझे 100 रुपए का ट्रेड होते हुए दिखेगा तो मैं कहूंगा कि ये शेयर ना अंडर प्राइस्ड है। इसको आइडियली तो 110 रुपए का होना चाहिए, पर स्टॉक मार्केट में 100 रुपए का है। ऐसे शेयर्स को तो फटाफट खरीद लेना चाहिए अगर कोई अंडर प्राइस शेयर है, क्योंकि इसकी रियल वर्थ तो 110 रुपए की है एज पर दिस फॉर्मूला, पर मार्केट में कितने का चल रहा है 100 रुपए का। तो मैं अगर 100 रुपए का खरीद लेता हूं तो आज नहीं तो कल ये 110 का आ ही जाएगा। लेकिन मान लो इसका उल्टा, ये शेयर मार्केट में 120 रुपए का चल रहा है, मतलब ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस्ड है। अगर शेयर ओवर प्राइस्ड है तो आज नहीं तो कल वो अपनी करेक्ट वैल्यू पर आ ही जाएगा, मतलब 110 पे आ ही जाएगा। तो ऐसे केस में अगर मेरे पास ये शेयर होगा तो मैं तो बेच दूंगा। ओवर प्राइस्ड शेयर्स को सेल कर देना चाहिए, और जब बाद में वो कभी अपने करेक्ट प्राइस पे आ जाए तब खरीद लेना चाहिए, या जब अंडर प्राइस हो जाए तब खरीद लेना चाहिए। ये जो बात मैंने करी ना कि ओवर प्राइस्ड अंडर प्राइस्ड, ये बात हम करते हैं अच्छे से एक चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, वहां पे करते हैं। बट मैं फिलहाल के लिए आपको ये बात बोलना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि ये प्राइस आपको प्रिवेल होता हुआ दिखे। दिस इज द एक्सपेक्टेड प्राइस, ये प्राइस होना चाहिए, होता है नहीं होता है दैट इज डिफरेंट मैटर। मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि अगले क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में आया, और इस क्वेश्चन की जरा लाइन पढ़ते हैं। एन इन्वेस्टर बॉट अ शेयर फॉर ₹50, ठीक है। कंपनी पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹3 फॉर द करंट पीरियड। कंपनी पेड, वर्ड लिखा है पेड, और फिर करंट पीरियड भी लिखा है। इसका मतलब समझ में आता है कि दिस इज D0
D0 इज ₹3। ग्रोथ रेट 12% की दे रखी है, ग्रोथ रेट 12% की दे रखी है। हम फॉर्मूला में लिखते वक्त 12% नहीं, क्या लिखेंगे, 0.12। D1 निकालने के लिए क्या करोगे आप, D0 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस जी से, मतलब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 0.12 से, और 3 को 1.12 से मल्टीप्लाई करके आता है 3.36। ठीक है जी, 3.36। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, इसका मतलब ये के का ही दूसरा नाम है। 15% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब 0.5। तीन नाम लिखवाए थे, क्या क्या, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटलाइजेशन रेट, डिस्काउंट रेट। आने वाले चैप्टर्स में ये डिस्काउंट रेट का और कैपिटलाइजेशन रेट का आप मतलब और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए आप यही मानिए कि के ये तीन नाम होते हैं। अब ध्यान रखें, हमसे पूछा है व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस, मांगा है हमसे करंट मार्केट प्राइस। कुछ बच्चों के दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि सर फिर ये कौन सा प्राइस है, अगर उसने हमसे करंट मार्केट प्राइस मांगा है तो फिर ये कौन सा प्राइस दे रखा है 50 रुपए का। अब पहले तो ये वर्ड्स पे फोकस करें। कह रहा है एन इन्वेस्टर बॉट अ शेयर फॉर ₹50। कह रहा है कभी खरीदा था, आज की बात तो कर ही नहीं रहा। भाई मैंने कभी मान लो टीसीएस का शेयर खरीदा था किसी दाम पर, तो कभी पीछे खरीदा था ना, हर रोज थोड़ी प्राइस सेम रहेगा, प्राइस तो बदलता जाता है। ये कभी खरीदा होगा 50 रुपए में। वो पूछ रहा है आज बताओ कि ये शेयर जो है कितने रुपए का होना चाहिए, व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर। तो ठीक है, प्राइस मांगा है तो जो प्राइस दे रखा है उसे इग्नोर ही करना होगा ना, कॉमन सेंस नाम की भी तो कुछ चीज होती है। तो अब आप अपने के का फॉर्मूला लगाइए, D1 अपॉन P0 प्लस जी। तो के माइनस जी इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0। अब तो बात समझ में आई गई होगी आपको। व्हाट इज D1, 3.36। व्हाट इज के हमने देखा यहां पर, ये रहा 0.15, और ग्रोथ रेट कितना है 0.12। 0.15 माइनस 0.03 हो गया। ₹112 आता है। आप जरा सोचिए, आपने कभी ये शेयर मात्र 50 रुपए में खरीदा था, लिखा हुआ ना, लेकिन कह रहा है इसका जो प्राइस होना चाहिए स्टॉक मार्केट में वो ₹112 होना चाहिए। मतलब अच्छा खासा कैपिटल गेन होने की यहां पर आशंका है। तो 112 इसका करंट प्राइस होना चाहिए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना सॉल्व, ये एक्चुअली हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव में तो नहीं आया, पर ये क्वेश्चन ना प्रोफेशनल एग्जाम का बहुत फेवरेट रह चुका है। पहले आपको पता है कि पहले एफएम जो था सीएस प्रोफेशनल में ही था, ये तो बाद में एग्जीक्यूटिव में लाया गया। तो ये पी बेसिकली प्रोफेशनल को डिनोट करता है। दिसंबर 2016 सीएस प्रोफेशनल का क्वेश्चन है, और एक आध बार नहीं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन रह चुका है ये एग्जामिनर का। इस क्वेश्चन की अलग बात क्या है, अभी तक हमने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की मदद से के ई निकाला, फिर कुछ क्वेश्चंस में P0 निकाला। इस बार क्या निकालने के लिए बोला है, ग्रोथ रेट निकालने के लिए बोला है। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में भी देखने से तो लगता है कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे ना इसमें फंस जाते हैं एक जगह पर, और वो जगह कौन सी, वो ये नहीं समझ पाते कि ये डिविडेंड पर शेयर जो दे रखा है ₹4 का, ये D0 है या D1 है। यहां उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बट मैं अगर इस क्वेश्चन के इस पहले सेंटेंस को एक साथ पढ़ूं तो मुझे ये समझ में आता है कि ये डिविडेंड जो दे रखा है ये करंट पीरियड का ही है, करंट डिविडेंड है। अ कंपनीज करंट प्राइस ऑफ शेयर, करंट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹60, और उसी सेंटेंस के कंटिन्यूएशन में लिखा हुआ है एंड डिविडेंड पर शेयर इज ₹4।
मैं अगर सिर्फ पहले इस वर्ड पर फोकस करूं, करंट, ठीक है, करंट वर्ड लिखने के बाद उसने दो चीजें बताई हैं, प्राइस पर शेयर और दूसरी चीज बताई है डिविडेंड पर शेयर। तो आपको लगता नहीं कि ये दोनों चीजें ही करंट होंगी? ये दोनों चीजें ही करंट होंगी। पहले करंट वर्ड के बाद अगर हम एक ही सेंटेंस, तो सेम ही है ना, सेंटेंस थोड़ी उसने बदला। उसने बोला करंट प्राइस ऑफ अ शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर से समझ में आता है कि ये भी करंट ही है। मतलब ये कि जिस तरीके से प्राइस करंट दिया हुआ है जीरो, P0 है 60 रुपीज, ठीक वैसे ही डिविडेंड भी D0 ही है, 4 रुपए, और कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है 12% का। और हम यहां पर जानते हैं 12% नहीं लिखते, हम क्या मानेंगे इसको, 0.12। अब आप अपने डिविडेंड, जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का जो हमारा फॉर्मूला है केई का, वो लिख लेते हैं पहले। हमारा केई का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन P0 प्लस G। अब कुछ बच्चे फिर फंस जाते हैं कि सर D1 तो हम कैसे निकालें, ग्रोथ रेट तो निकालना है, यहां तो हमें D1 चाहिए। अरे भाई किसने कहा है निकालने के लिए? आपको जो जो पता है वो पुट करो ना। केई कितना पता है हमें, यहां पर 0.12 है सर, लेकिन D1 क्या लिखेंगे? अरे D1 मत लिख के ऐसे लिख लो, D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी। D0 तो पता है ना आपको, D1 नहीं पता तो क्या हुआ, D0 तो पता है, तो D1 को लिख सकते हैं ना, D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी अपॉन P0 हमें यहां पर दे रखा है 60 रुपए का, ग्रोथ रेट फिर हम कहेंगे निकालना है। अब जरा और चीजें देखें, मैं फिलहाल इस फॉर्मूला में 0.12 इज इक्वल्स टू D0 लिख देता हूं 4, 1 प्लस जी अपॉन 60 प्लस जी। यहां तक क्लियर है? इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 15 इंटू 4 60 होता है ना। अच्छा अब ध्यान रखें, थोड़ा मैथ्स के रूल मत तोड़ देना। इस 15 को कुछ बच्चे सीधा यहां ले जाते हैं, ये सीधा 15 यहां नहीं जा सकता, पहले जी यहां जाएगा, 0.12 माइनस जी। अब ये बेसिक मैथ्स है, 1 प्लस जी अपॉन 15, और ये 15 अब यहां ले जाएं तो 0.12 माइनस जी इज इक्वल्स टू 1 प्लस जी। सिंपल मैथमेटिक्स है, 15 को 0.12 से मल्टीप्लाई करें, ये आता है 1.8 माइनस 15g इज इक्वल्स टू 1 प्लस जी। ये 15 यहां पर अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16g, 15g प्लस जी क्या है, कुछ नहीं तो 1 ही होगा, 1g प्लस 15g 16g, और ये 1 यहां आ जाएगा तो 1.8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.8, ये क्या हो जाएगा 0.8। और अब g निकालना हो तो 0.8 को डिवाइड कर दीजिए 16 से, 0.8 डिवाइडेड बाय 16 ये आ जाता है 0.05, 0.05 का मतलब हो गया 5% इज द ग्रोथ। तो 5% हमारा ऑप्शंस में है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमारे एग्जाम में आने की इसकी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। अभी तक तो नहीं पूछा है पर आगे जरूर पूछ सकता है। बच्चा जो गड़बड़ करता है ना इस क्वेश्चन में, वो सिर्फ इसी चीज की है। एक तो वो पहले ये पहचान नहीं पाता कि ये D0 है कि D1 है, और उसके बाद वो इस फॉर्मूला में नहीं समझ पाता। अगर वो D0 मान लेता है तो फिर वो समझ नहीं पाता कि ये D1 की जगह D0 कहां से लेके आऊं या D1 कहां से लेके आऊं। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, D1 को हम लिख सकते हैं D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी। और क्योंकि कुछ बच्चे ये नहीं सोच पाते कि अगर हम इसको D0 लेते हैं तो यहां D0 कैसे आएंगे, तो वो उसको D1 ही मान लेते, बात ही खत्म कर देते हैं। और D1 मान के भी 4 ऑप्शन में हो सकता है एग्जाम में आंसर दे दिया जाए, पर ध्यान रखना है क्वेश्चन की लाइन समझ के पूरा पूरा क्लियर है कि ये D1 नहीं है, ये D0 ही है, और D0 को दिमाग में रखते हुए ही सारी कैलकुलेशंस हमें यहां पर करनी है। क्वेश्चन नंबर 34 भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें हालांकि आगे लिखा नहीं हुआ कि ये कब आया हुआ, बट ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही है, प्रोफेशनल लेवल पे आया हुआ है। और ऑफ कोर्स मैं अगर कोई पुराना क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो प्रोफेशनल लेवल का ही तो होगा, क्योंकि आपके जो जो सिलेबस है आप वाला 2017 वाला भी, उससे पहले कभी एफएम एग्जीक्यूटिव में थी ही नहीं, वो हमेशा से ही प्रोफेशनल का डोमेन रहा है।
पहली बार इंस्टीट्यूट ने पहले आपके जो एमसीक्यू वाला पेपर है उसमें ये एग्जीक्यूटिव में लेके आए, और अब जो न्यू सिलेबस है उसमें भी एग्जीक्यूटिव में ही है, लेकिन इससे पहले हमेशा एफएम रही हमेशा प्रोफेशनल लेवल पर है। ठीक है, आइए जरा पढ़ लेते हैं। केई हमको दे रखा है 12%, ठीक है जी, केई 12% दे रखा है, और 12% को हम बेसिकली 0.12 ही बोल देते हैं। अब ध्यान से ये सेंटेंस पढ़ना, कह रहा कंपनी हैज अ पॉलिसी of paying dividends at the rate of 5% on the market price of the share in the beginning of the year। फिर से पहले इसको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो। कंपनी हैज अ पॉलिसी, कह रहा कंपनी की पॉलिसी है, डिविडेंड कैसे पे करते हैं, एट द रेट ऑफ 5%, कह रहा 5% डिविडेंड पे करते हैं, किस पर, ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कह रहा जो मार्केट प्राइस बिगिनिंग का होता है ना उसका 5% पे करते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम किसी भी साल में जब डिविडेंड पे करते हैं, मतलब डिविडेंड ऑफ कोर्स आखिरी में पे करेंगे D1, हम कैसे पे करते हैं, 5% ले लेते हैं। किसका 5% लेते हैं, P0 का 5% ले लेते हैं, ऐसे ही निकाल देते हैं डिविडेंड। हमसे ग्रोथ रेट मांगी है। अब आप जरा KE का पहले फॉर्मूला बताइए। सर KE का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन P0 प्लस G। अब आप चेक करें 0.12 आपके पास है, इस D1 की जगह, इस D1 की जगह क्या मैं लिख सकता हूं 5% इंटू P0 अपॉन P0 प्लस G। P0 आपस में कैंसिल हो गया, 0.12 इज इक्वल्स टू 0.05 प्लस G, और हमारा G निकल आएगा 0.07, दैट इज 7%। 7% इज द आंसर ए। ठीक है, अब ना मैं इसको थोड़ा सा आपको इसका एक दूसरा पहलू भी दिखाता हूं, ध्यान से प्लीज सुनेगा, बड़े ध्यान से सुनना। ऐसे तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे KE के फॉर्मूला में है, पहला जो उसका कंपोनेंट है वो है D1 अपॉन P0, ठीक है, D1 अपॉन P0। इसका क्या मतलब है वैसे, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि हमारा शुरुआत में प्राइस 100 रुपए का था और कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड बांटने का सोचा है एट द एंड ऑफ द ईयर। ये जो 5% निकलेगा, ये जो 0.05 निकलेगा, इसका क्या मतलब है, इसको मैं अगर इंटरप्रेट करूं तो क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D1 अपॉन P0। जब हम D1 अपॉन P0 लिखते हैं तो हम यही तो बोलते हैं कि कंपनी 5 रुपए का डिविडेंड बांटेगी एट द एंड ऑफ द ईयर, किस पर, जो बिगिनिंग में शेयर प्राइस था। तो इससे अगर 5% आता है, इस 5% को अगर आपको सेंटेंस के फॉर्म में बोलना हो, एक सेंटेंस बोलना हो, तो क्या बोलोगे कि कंपनी पेज 5% डिविडेंड किस पर, ऑन द प्राइस विच इज प्रिवेलिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब हम 5% डिविडेंड देते हैं उस प्राइस पर जो बिगिनिंग में प्रिवेल कर रहा होता है। तो आप जरा समझिए, जब हम ये कहते हैं कि KE इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 प्लस G, तो जो वो ये कह रहा है कि हम 5% देते हैं बिगिनिंग के प्राइस पर, तो बेसिकली उसने यही वाला तो फैक्टर दे रखा है 0.05, ये 0.12 है, तो ऑफ कोर्स इसकी मदद से क्या निकल आएगा, ग्रोथ रेट। ठीक है, तो वो सेंटेंस बेसिकली ये, ठीक है मैंने आपको ऐसे एक फॉर्मूला के शेप में बता दिया, बट एक्चुअली में जो ये लाइन लिखी हुई है, ये वाली जो लाइन लिखी है, ये लाइन बेसिकली उसने हमें दिया ही पहला कंपोनेंट है। KE के दो कंपोनेंट है, D1 अपॉन P0 और साथ में G। तो ये लाइन बेसिकली लिखी ही पहले वाले कंपोनेंट के लिए गई है, जो पहला वाला कंपोनेंट है उसी के लिए ये लाइन लिखी गई है। D1 अपॉन P0 ही बोल रहा है बेसिकली, आपको 0.05 जो दे रखा है वो D1 अपॉन P0 ही दे रखा है। ठीक है, तो इसको नोट करना हो तो कर लीजिए आप। देखिए मैं ना यहां पर अब आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। मैंने अभी तक आपके साथ जितना भी डिस्कशन किया है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को लेकर, अगर आप अभी तक के सारे एग्जाम क्वेश्चंस देखेंगे ना डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड, वो सारे आपके हो चुके हैं। मतलब अभी तक मैंने जितने कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं उन सबके सारे एग्जाम क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। लेकिन स्टिल अभी
और भी कुछ चीज़ें हैं जो रेगुलर बैच में डिस्कस की जाती हैं, पर बिकॉज ये फास्ट ट्रैक बैच है, हमें इस बात को भी दिमाग में रखना है कि हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है और लास्ट मोमेंट पे ऑफ कोर्स वो चीज़ें कवर करनी है जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जब हम रेगुलर बैच में डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं तो वहां पर ग्रोथ रेट कैसे निकलती है उसके बारे में भी बात की जाती है, वहां पर रिटेंशन रेशो का भी एक कॉन्सेप्ट बीच में आता है। पर अभी उनसे रिलेटेड ना, क्योंकि एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं आए हुए अभी तक, आ सकते हैं फ्यूचर में, तभी ऑफ कोर्स मैंने रेगुलर बैच में करवाए हैं। तो मैं बार बार एक बात जरूर बोलूंगा कि फास्ट ट्रैक बैच हो या डिटेल्ड रिवीजन हो या कोई भी मैराथन वगैरह क्लास हो, वो एक रेगुलर बैच का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। रेगुलर बैच में ऑफ कोर्स ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा चीजें, ज्यादा डिटेलिंग होती है, बट स्टिल मैंने इन क्लासेस को नॉर्मल रिवीजन से थोड़ा सा हटके रिकॉर्ड करने की इस तरीके से कोशिश की है कि मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स बता सकूं, ताकि उन बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कहीं और से भी कोचिंग ली है पर कुछ एक आध कॉन्सेप्ट्स उनको लगता है कि शायद ये थोड़े से स्ट्रांग नहीं हो पाए हैं। तो उनके लिए मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इस क्लासेस को नॉर्मल रिवीजन क्लास से थोड़ा सा एडिशनल कुछ इसमें डालने की, ये मैंने कोशिश की है। तो अभी मैं फिर से बोलूंगा, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को लेकर कुछ एक आध बातें हैं जो फिलहाल एग्जामिनेशन में क्योंकि पूछी नहीं गई है, इसलिए मैं इस फास्ट ट्रैक बैच में उनको नहीं कवर किया है। पर हाँ, अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम के हैं वो मैंने सारे कवर करवा दिए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर लिए हैं। मेरा वैसे विचार था कि मैं अगला मॉडल आज ही डिस्कस करता, पर अगला मॉडल ना थोड़ा सा लेंदी है, उसमें थोड़ा हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है केई कंप्यूट करने का, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं आज शुरू करूं फिर उसमें एक डिस्कनेक्ट बीच में आए, एक क्वांटिटी में मेंटेन करना चाह रहा था, इसलिए सीएपीएम मॉडल को हम अब डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि सीएपीएम मॉडल जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आगे चल के जब हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टॉपिक रिवाइज करेंगे तो वहां पर भी सीएपीएम का जिक्र आता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और मैं ना अब आपके सामने वो जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड जो थियरी है, अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर पॉज करके नोट करना है, वो मैं आपके सामने अभी ओपन कर रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे सीएपीएम मॉडल को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।